एनसीईआरटी मंत्रणा में आप सबका स्वागत है। हम एनसीईआरटी और दूसरे प्रामाणिक स्रोतों के जरिए मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली कुछ चर्चाओं में हमने इल्तुतमिश के शासनकाल को काफी विस्तार से समझा था। आज हम पहले इल्तुतमिश के बाद और बलबन से पहले का जो एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौर था उस पर एक नजर डालेंगे। हाँ, और फिर मामलुक वंश के लौह पुरुष गयासुद्दीन बलबन, उसके उदय, शासन और पतन पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये चर्चा ना सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। जी, हम इसमें प्रीलिम्स के लिए जो एमसीक्यूज बनते हैं उन फैक्ट्स को तो कवर करेंगे ही, साथ में मेंस के लिए जो एक विश्लेषणात्मक समझ चाहिए वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये भी कि स्रोतों में जैसा बताया गया है हम उस दौर की धार्मिक नीतियों का खासकर हिंदुओं के संदर्भ में एक आलोचनात्मक विश्लेषण भी करेंगे ताकि एक संतुलित, एक स्पष्ट समझ बन सके। जी बिल्कुल, कोई भी जरूरी तथ्य छूटेगा नहीं, ये वादा है। और अंत में परीक्षा के लिए एक सारांश भी देंगे ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। हाँ, वो वन लाइनर फॉर्मेट में। तो चलिए सल्तनत के उस दौर में चलते हैं जहां अस्थिरता का माहौल था और जिसने एक मजबूत इरादों वाले शासक के लिए मंच तैयार किया। इल्तुतमिश की मृत्यु यानी 1236 के बाद से लेकर बलबन के सुल्तान बनने तक 1286 तक, ये जो करीब 30 साल थे, दिल्ली सल्तनत में बड़ी उथल-पुथल मची रही। ऐसा क्यों था? असल में हुआ ये कि इल्तुतमिश के बाद ना एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब शक्ति का खालीपन सा आ गया था। इल्तुतमिश ने जो एक मजबूत राज्य बनाया था उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अच्छा। और जो तुर्क अमीर थे, जिनको चालीसा या चहलगानी कहते हैं, वो 40 गुलाम सरदारों का गुट जो इल्तुतमिश ने बनाया था, वो अब किंग मेकर बन बैठे थे। मतलब वो जिसे चाहते सुल्तान बनाते थे। हाँ बिल्कुल, कमजोर सुल्तानों को अपनी कठपुतली बना के रखते थे वो लोग। तो इस दौर के मुख्य शासक कौन थे और उनका हुआ क्या, जरा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आया रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में। इल्तुतमिश का बेटा था, पर बिल्कुल अयोग्य, विलासी किस्म का। उसकी माँ थी शाह तुर्कान, उसी का दबदबा चलता था दरबार में। लेकिन रजिया सुल्तान और कुछ अमीरों ने मिलकर दिल्ली की जनता का भी साथ मिला उन्हें, और बस 7 महीने में ही उसे हटा दिया। और फिर आई रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, इल्तुतमिश की बेटी और उनकी चुनी हुई उत्तराधिकारी भी, दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला मुस्लिम शासक। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, इसमें कोई शक नहीं। रजिया योग्य भी थीं, एक अच्छी प्रशासक थीं, लेकिन दिक्कत ये हुई कि तुर्क अमीरों को एक तो औरत का शासन पसंद नहीं आया, और दूसरा रजिया का गैर तुर्कों को, जैसे वो एक अबिसीनियाई गुलाम था याकूत, उसको ज्यादा तरजीह देना, ये उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। तो विरोध हुआ होगा। जबरदस्त विरोध हुआ। भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, उसने विद्रोह कर दिया। उसी में रजिया को गद्दी से हटा दिया गया। बाद में उन्होंने अल्तुनिया से शादी भी की, सोचा कि शायद सत्ता वापस मिल जाए, लेकिन 1240 में कैथल के पास दोनों मारे गए। रजिया के बाद भी फिर तो अस्थिरता चलती रही होगी। बिल्कुल। उसके बाद उसका भाई आया मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 तक। वो भी अमीरों की कठपुतली था। जब उसने थोड़ी आज़ादी दिखानी चाहिए तो उसे भी मरवा दिया गया। अरे बाप रे। फिर आया अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक। इल्तुतमिश का पोता था और भी कमजोर, उसे भी 4 साल बाद हटाकर कैद कर लिया गया। तो आप देखिए, पूरे दौर में चहलगानी हावी है और उधर मंगोलों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। और फिर आखिर में नासिरुद्दीन महमूद शाह। हाँ, नासिरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 तक। ये इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। बड़ा सीधा साधा, धर्म कर्म में लगा रहने वाला आदमी था। कहते हैं कुरान की नकलें बनाकर अपना गुजारा करता था। अच्छा। लेकिन शासक के तौर पर वो बस नाम का था। असल ताकत जो थी वो उसके नायब मामलकत यानी रीजेंट या वजीर कह लीजिए, और उसके ससुर बलबन के हाथ में थी। बलबन, अच्छा, यहाँ एंट्री होती है बलबन की। जी हाँ, और बलबन की वजह से ही नासिरुद्दीन के 20 साल के शासन में कुछ हद तक स्थिरता रही, और इसी ने आगे चलकर बलबन के खुद सुल्तान बनने का रास्ता भी तैयार किया। तो मतलब ये जो अराजकता का दौर था, इसी ने बलबन जैसे ताकतवर आदमी के लिए जमीन तैयार कर दी। चलिए अब फोकस करते हैं गयासुद्दीन बलबन पर। इसका शुरुआती जीवन कैसा था और ये सत्ता के इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचा कैसे? बलबन का उदय जो है ना, वो मामलुक व्यवस्था का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक गुलाम अपनी काबिलियत और हालात का फायदा उठाकर सुल्तान बन सकता है।
स्रोत बताते हैं कि उसका जन्म मध्य एशिया में तुर्किस्तान में हुआ था, एक अच्छे कुलीन इल्बारी तुर्क परिवार में। उसी कबीले का था जिससे इल्तुतमिश था। अच्छा, इल्तुतमिश के ही कबीले का। हाँ, लेकिन बचपन में ही मंगोलों ने उसे पकड़ लिया और गुलाम बनाकर बेच दिया। कई मालिकों के हाथ से बिकता हुआ आखिर में 1232-33 के आसपास दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली में उसे इल्तुतमिश ने खरीदा। जी, इल्तुतमिश ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे खरीद लिया। तो इल्तुतमिश की तरह ही वो भी इल्बारी तुर्क था और गुलाम के तौर पर शुरुआत हुई। फिर उसका उठान कैसे हुआ, सफर कैसा रहा? इल्तुतमिश के समय में वो पहले साकी मतलब पानी पिलाने वाला बना, फिर अपनी काबिलियत दिखाता गया और अमीर शिकार यानी शिकार का स्वामी ऐसे ओहदों तक पहुंचा। तरक्की करता गया। हाँ, इल्तुतमिश की मौत के बाद वो जो शक्तिशाली चालीसा गुट था उसका सदस्य बन गया। लेकिन असली मोड़ आया 1246 में, जब नासरुद्दीन महमूद सुल्तान बना और बलबन उसका नायबे मामलकत बना दिया गया। नायबे मामलकत, ये पद तो मतलब लगभग सुल्तान जितनी ही ताकत रखता था। बिल्कुल। इस पद पर रहकर उसने करीब करीब 20 साल तक सल्तनत को चलाया। प्रभावी शासक वही था। उसने अपनी बेटी की शादी भी सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दी। इससे उसकी पोजीशन और मजबूत हो गई। अच्छा, अपनी बेटी की शादी सुल्तान से कर दी? हाँ, और उसे उलूग खान यानी महान खान की उपाधि भी मिली थी। उसने मंगोल हमलों से सल्तनत को बचाया, अंदरूनी विद्रोहों को दबाया। हालांकि एक बार बीच में 1253 में दूसरे अमीरों ने साजिश करके उसे कुछ टाइम के लिए पद से हटवा दिया था। ओह! लेकिन सुल्तान को जल्द ही समझ आ गया कि बलबन के बिना काम नहीं चलेगा। उसे वापस बुलाना पड़ा। इससे पता चलता है कि वो कितना ताकतवर और जरूरी बन चुका था। खैर, 1266 में जब नासिरुद्दीन की मौत हुई तब वो सुल्तान कैसे बना? क्या कोई विरोध नहीं हुआ? गद्दी पर बैठ गया। सुल्तान बनने के बाद उसका पहला काम था अपनी पोजीशन को मजबूत करना और सुल्तान के पद की जो इज्जत पिछले 30 सालों में कम हो गई थी उसे दोबारा बहाल करना। उसने किया कैसे? मतलब अपनी वैधता, लेजिटिमेसी कैसे साबित की? कई चीजें की। एक, उसने खुद को ईरान के प्राचीन वीर राजा अफरासियाब का वंशज बताना शुरू किया ताकि लोग उसकी तुर्क गुलाम वाली पृष्ठभूमि भूल जाएं और उसे शाही खानदान का समझें। अच्छा, ये पैंतरा था। हाँ। दूसरा, उसने दरबार में बड़ा सख्त अनुशासन लागू किया और ईरानी राजशाही की परंपराएं शुरू की, जैसे सिजदा, घुटनों पर बैठकर सुल्तान को सलाम करना, और पैबोस, सुल्तान के पैर चूमना। सिजदा और पैबोस। जी, इसका मकसद था सुल्तान को आम अमीरों से बहुत ऊपर, लगभग ईश्वर का प्रतिनिधि, जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया दिखाना। तो मतलब सुल्तान के पद को एक तरह से दैवीय बनाने की कोशिश, लेकिन चुनौतियां तो रही होंगी उसके सामने। चुनौतियां बहुत गंभीर थी। एक तो उत्तर पश्चिम से मंगोलों का खतरा लगातार था। फिर वो जो ताकतवर तुर्क अमीर थे, मतलब चहलगानी के जो बचे कुचे लोग थे, वो उसकी ऐसी तानाशाही सत्ता मानने को तैयार नहीं थे। दिल्ली के पास मेवात इलाके में मेवाती डाकुओं का बड़ा आतंक था। कटेहर यानी आज का रुहेलखंड और बंगाल जैसे दूर के सूबों में विद्रोह का डर हमेशा बना रहता था। और इन सब के साथ लगातार लड़ाइयों और अस्थिरता से सल्तनत की माली हालत भी खराब थी। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने क्या नीति अपनाई, खासकर सेना के मामले में? क्या उसने साम्राज्य बढ़ाने पर ध्यान दिया? नहीं, बलबन की जो सैन्य नीति थी ना, उसका मुख्य मकसद साम्राज्य बढ़ाना नहीं, बल्कि सल्तनत को कंसोलिडेट करना, मजबूत करना और सुरक्षित रखना था। उसने लौह एवं रक्त यानी आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था विद्रोहियों और दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं, सिर्फ सख्ती, सिर्फ कुचलना। इसके कुछ उदाहरण दीजिए। कई उदाहरण, जैसे मंगोलों से निपटने के लिए उसने क्या किया, उत्तर पश्चिम सीमा पर किलों की एक पूरी लाइन बनवा दी, मजबूत किले, और वहां काबिल सेनापतियों को तैनात किया। उसने मंगोलों के कई हमलों को नाकाम किया। हालांकि इसी चक्कर में 1285 में उसका अपना काबिल बेटा शहजादा मोहम्मद मारा भी गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। ओह, और सल्तनत के अंदर के विद्रोहों के खिलाफ? अंदरूनी मामलों में भी वो उतना ही सख्त था। दिल्ली के आसपास जो मेवात का इलाका था, वहां डाकुओं का सफाया करने के लिए उसने जंगलों को कटवा दिया और बहुत क्रूरता से दमन किया। जंगलों को कटवा दिया? हाँ, कटेहर रुहेलखंड में जब विद्रोह हुआ तो उसने वहां भयानक कत्लेआम मचाया। फिर 1279 में बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खान, उसने खुद को आजाद घोषित कर दिया। बलबन खुद एक बड़ी सेना लेकर बंगाल गया, तुगरिल को हराया और फिर लखनौती, जो बंगाल की राजधानी थी, उसके मेन बाजार में विद्रोहियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया। सरेआम फांसी? हाँ, ताकि एक मिसाल कायम हो
कि आगे कोई ऐसी हिम्मत न करे। फिर उसने अपने दूसरे बेटे बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया। ये तो सच में लॉ एवं रक्त नीति का एकदम सटीक उदाहरण है। लेकिन क्या उसका शासन सिर्फ दमन पर ही टिका था, या उसने प्रशासन में कुछ सुधार भी किए? नहीं, सिर्फ दमन से तो राज नहीं चलता, बलबन ये समझता था। उसने प्रशासन को ठीक करने, उसे सेंट्रलाइज करने के लिए कई जरूरी सुधार किए। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम तो उसने ये किया कि चालीसा की ताकत को बिल्कुल खत्म कर दिया। अच्छा, मतलब जिन लोगों के सहारे वो ऊपर आया था उन्हीं को खत्म कर दिया? हाँ, बिल्कुल। कुछ को मरवा दिया, कुछ वफादारों को ऊंचे ओहदे दिए और बाकियों को किनारे लगा दिया। सत्ता पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। और सेना को मजबूत बनाया, सुल्तान के प्रति वफादार बनाया। इसके लिए एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने अर्ज। ये डिपार्टमेंट सेना की भर्ती, उनकी तनख्वाह, उनके रख रखाव सबका ध्यान रखता था, सीधा सुल्तान के कंट्रोल में। यानी सेना पर सीधा नियंत्रण। जी। फिर उसने एकता सिस्टम में भी सुधार किए। ये पक्का किया कि एकता बाप के बाद बेटे को ना मिले, मतलब वंशानुगत ना हो, और इक्तदार जो रेवेन्यू वसूलते हैं उसका सही हिस्सा सुल्तान को भेजें। जवाबदेही तय की। और राज्य पर अपनी पकड़ कैसे बनाई रखी? कोई जासूसी वगैरह? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए उसने एक बहुत ही जबरदस्त जासूसों का नेटवर्क बनाया। बरीद मुमालिक कहते थे उसे। ये जासूस, जिन्हें बरीद कहा जाता था, सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। अच्छा। ये अमीरों पर, अधिकारियों पर, हर किसी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते थे। कोई भी साजिश होती तो बलबन को फौरन पता चल जाता था। ये तो बहुत कारगर रहा होगा। बहुत ज्यादा। और न्याय के मामले में भी वो बड़ा सख्त था, निष्पक्ष माना जाता था। कहते हैं कि अगर उसके अपने रिश्तेदार भी कोई गलत काम करते थे तो उन्हें भी सजा देता था। शरिया कानून लागू करने पर जोर देता था। तो ये जो प्रशासनिक सुधार थे और उसकी वो जिले इलाही वाली सोच, इन सब को मिलाकर देखें तो उसका राजत्व का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या थी? देखिए, उसका जो राजत्व का सिद्धांत था ना, वो सल्तनत काल में एक बड़ा चेंज था। ये ईरानी राजशाही के मॉडल पर आधारित था। इसमें सुल्तान कौन है? वो धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि है, ईश्वर की छाया है। उसका अधिकार दैवी है। वो आम लोगों से और यहां तक कि अमीरों से भी बहुत ऊपर है। अच्छा। इसका मेन मकसद क्या था? वो जो तुर्क अमीरों में बराबरी वाली भावना थी ना, कि हम भी सुल्तान के बराबर हैं, उसको खत्म करना और सुल्तान की सुप्रीम अथॉरिटी स्थापित करना। ये एक निरंकुश एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ एक बड़ा कदम था। ये दिलचस्प है। अब आते हैं उसकी धार्मिक नीति पर। एक तरफ वो खुद को जिले इलाही कह रहा है, शरिया लागू कर रहा है, तो जो गैर मुस्लिम थे, खासकर हिंदू, उनके प्रति उसकी नीति कैसी थी? क्या वो असहिष्णु था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं? देखिए, स्रोतों को अगर हम देखें तो एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। इसमें कोई शक नहीं कि बलबन खुद एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने उलेमा, यानी जो धर्म के विद्वान थे, उनको इज्जत दी, प्रशासन में जगह दी, मस्जिदें भी बनवाई। लेकिन जहां तक हिंदुओं के प्रति उसकी नीति का सवाल है, उसमें कठोरता तो थी, पर साथ में एक तरह की व्यावहारिकता, मतलब प्रैग्मेटिज्म भी दिखता है। व्यवहारिकता वो कैसे? ऐसे कि स्रोत ये नहीं बताते कि उसके समय में बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया गया हो या मंदिर तोड़े गए हों, जैसे कि कुछ पहले के या बाद के शासकों के समय में हमें उदाहरण मिलते हैं। अच्छा। जो निचली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, उन पर हिंदू काम करते रहे। ऐसा लगता है कि उसका मेन फोकस सल्तनत में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना था, शांति व्यवस्था, और इसके लिए उसने विद्रोहियों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सख्ती से कुचला, जैसे कठेर में हुआ। हाँ। लेकिन जो आम हिंदू जनता थी, उनके प्रति उसकी नीति, जब तक वो कानून मानते थे, शायद दमनकारी नहीं थी। इसे आप सहिष्णुता कह लें या उदासीनता कह लें, ये उसके शासन को स्थिर रखने के लिए जरूरी भी था। इतिहासकार के.ए. निजामी भी यही मानते हैं कि उसकी नीति में व्यावहारिकता थी। तो मतलब धार्मिक कट्टरता अपनी जगह, पर शासन चलाने की व्यावहारिक समझ भी थी। लेकिन इतना मजबूत शासक, इतना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इसका अंत कैसे हुआ? बलबन के शासन का अंत बड़ा दुखद रहा। जैसा मैंने पहले बताया था, 1285 में मंगोलों से लड़ते हुए उसका सबसे काबिल बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। हाँ, आपने बताया था। बलबन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहते हैं कि लोगों के सामने तो वो वैसे ही कठोर बना रहता था, लेकिन अकेले में फूट फूट कर होता था। इसी गम और बढ़ती उम्र के कारण 1287 में उसकी मौत हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? जो उसने इतना मजबूत ढांचा बनाया था, वो टिका रहा? नहीं, यहीं पे बलबन की पूरी व्यवस्था की कमजोरी सामने आ गई। उसने सारी ताकत अपने हाथ में रखी थी, लेकिन वो कोई एक मजबूत उत्तराधिकार का सिस्टम नहीं बना पाया था। अच्छा। उसने अपने पोते कै खुसरो, जो शहजादा मोहम्मद का बेटा था, उसको अपना वारिस चुना था।
लेकिन बलबन के मरने के बाद अमीरों ने उसे किनारे कर दिया और दूसरे पोते कैकुबाद, जो बुगरा खान का बेटा था, उसे सुल्तान बना दिया। कैकुबाद कैसा शासक निकला? कैकुबाद 1287-1290 बिल्कुल अनुभवहीन था, जवान था और ऐशो आराम में पड़ गया। उसके टाइम में बलबन का बनाया हुआ सारा अनुशासन खत्म हो गया। दरबार में फिर से गुटबाजी शुरू हो गई। फिर से वही हाल। हाँ, और इसी कमजोरी का, इसी पावर वैक्यूम का फायदा उठाया एक नए गुट ने, खिलजी सरदारों ने। 1290 में खिलजी सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद और उसके छोटे से बेटे को मारकर गद्दी पर कब्जा कर लिया और इस तरह खिलजी वंश की शुरुआत हुई और बलबन ने जिस मामलूक वंश को मजबूत किया था उसका अंत हो गया। तो बलबन की विरासत, उसकी लेगेसी को हम कैसे देखें? उसका क्या महत्व है इतिहास में? बलबन की विरासत काफी कॉम्प्लेक्स है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि उसने दिल्ली सल्तनत को उस वक्त बचाया जब वो अंदरूनी झगड़ों और बाहरी मंगोल हमलों से बिखरने की कगार पर थी। हाँ, ये तो है। उसने करीब 21 साल तक स्थिरता दी, सल्तनत की सरहदों को महफूज किया, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया और सुल्तान के पद की इज्जत दोबारा कायम की। उसकी लौह एवं रक्त की नीति, उसका जासूसी सिस्टम, इनसे व्यवस्था तो बनी, लेकिन उसकी जो अत्यधिक कठोरता थी, उसकी जो तानाशाही थी, उसकी आलोचना भी होती है। चालीसा को खत्म करके उसने तुर्क अमीरों की ताकत कम की, पर शायद सल्तनत का एक मजबूत सहारा भी कमजोर कर दिया और वो एक टिकाऊ उत्तराधिकार सिस्टम नहीं बना पाया। नतीजा, उसकी मौत के फौरन बाद फिर से अस्थिरता आ गई और वंशी बदल गया। सांस्कृतिक रूप से देखें तो हाँ, अमीर खुसरो जैसे विद्वान को उसके समय में संरक्षण मिला, पर कुल मिलाकर योगदान बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। इतिहासकारों में भी शायद उसको लेकर अलग अलग राय हैं। हाँ, बिल्कुल। जियाउद्दीन बर्नी जैसे उस जमाने के इतिहासकार तो उसे एक महान, एक आइडियल सुल्तान मानते हैं जिसने सल्तनत को बचाया। वहीं रोमिला थापर जैसे आधुनिक इतिहासकार उसकी क्रूरता की आलोचना करते हैं। सतीश चंद्र जैसे इतिहासकार उसे एक यथार्थवादी, एक प्रैग्मेटिक रूलर मानते हैं जिसने उस समय के हालात में सल्तनत को मजबूत करने के लिए जो जरूरी था वो किया। समझ गया। कुल मिलाकर वो दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण सुल्तानों में से एक था। उसने एक सेंट्रलाइज्ड निरंकुश राजशाही की नींव डाली जिसका असर बाद के शासकों पर, खासतौर पर अलाउद्दीन खिलजी पर साफ दिखता है। बहुत बढ़िया। अब जैसा हमने वादा किया था, परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे श्रोताओं के लिए इस पूरी चर्चा का एक फटाफट सारांश वन लाइनर फॉर्मेट में, ताकि नोट्स बनाने में एकदम आसानी हो। जी बिल्कुल, ध्यान से सुनिए। इल्तुतमिश के बाद 1236 से 66 ये अस्थिरता का दौर था। चहलगानी गुट हावी था। रजिया सुल्तान 1236 से 40 अकेली महिला शासक थीं। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 86 नाम के शासक थे। असली ताकत बलबन नायब मामलकत के पास थी, जिसे उलुग खां की उपाधि मिली। बलबन का उदय इलबारी तुर्क था, इल्तुतमिश का गुलाम था, अपनी काबिलियत से नायब के पद तक पहुंचा। बलबन का शासन 1286 से 87 राजत्व का दैवी सिद्धांत जिले इलाही अपनाया। इरारी दरबारी रस्में सिजदा पैबोज लागू की। चुनौतियां: मंगोलों का हमला, तुर्क सरदारों का विरोध, अंदरूनी विद्रोह मेवात, कटेहर, बंगाल में तुगरिल खान। सैन्य नीति: लोह एवं रक्त की नीति, फोकस सुरक्षा और मजबूती पर, विस्तार पर नहीं। सरहद पर किले बनवाए, मंगोलों को रोका। इसी में बेटा मोहम्मद 1285 में मारा गया। दमन: मेवातियों का, कटेहर के विद्रोह का और बंगाल तुगरिल खां के विद्रोह का बड़ी क्रूरता से दमन किया। प्रशासनिक सुधार: चहलगानी को खत्म किया, सत्ता का केंद्रीकरण किया, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज बनाया, बेहतरीन जासूसी सिस्टम बरीद बनाया, एकता सिस्टम में सुधार, गैर वंशानुगत जवाबदेही। धार्मिक नीति: खुद कट्टर सुन्नी था, उलेमा को महत्व दिया, पर हिंदुओं के प्रति व्यवहारिक सहिष्णुता दिखाई। प्रशासन में नियुक्ति जारी, स्रोतों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण या मंदिर विध्वंस के सबूत नहीं। न्याय: कठोर और निष्पक्ष न्याय पर जोर दिया। सांस्कृतिक: अमीर खुसरो को संरक्षण दिया। बलबन का मकबरा, जिसमें पहली असली मेहराब है, बनवाया। मृत्यु: 1287 में बेटे की मौत के सदमे से। उत्तराधिकार: कमजोर वारिस कैकुबाद। पावर वैक्यूम बना और खिलजी क्रांति 1290 हुई, जिससे मामलूक वंश खत्म हो गया। विरासत: सल्तनत को मजबूत किया, निरंकुश राजतंत्र की नींव रखी। इतिहासकार एक मत नहीं है, कोई स्थिरता लाने वाला कहता है, कोई अत्याचारी।
ये सारांश तो यकीनन बहुत काम आएगा। तो आज हमने बलबन के इस जटिल और प्रभावशाली शासनकाल पर काफी गहराई से बात की। अब एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। बलबन की जो कठोर लौह एवं रक्त की नीति थी, उसने बेशक सल्तनत को उस समय बिखरने से बचाया, लेकिन क्या यही जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण और एक मजबूत उत्तराधिकार व्यवस्था न बना पाना आखिर में उसके वंश के खत्म होने का कारण बना? निश्चित रूप से ये एक बहुत अहम सवाल है। बलबन का शासन ये दिखाता है कि कैसे एक ताकतवर शख्सियत कुछ समय के लिए स्थिरता तो ला सकती है, लेकिन अगर संस्थाएं मजबूत ना हो और सत्ता का ट्रांसफर सही तरीके से ना हो तो वो स्थिरता टिक नहीं पाती। हम श्रोताओं को इस पर सोचने और जानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और याद रखिए, अगर आप पूरे भारतीय इतिहास को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। वहां आपको सिलसिलेवार तरीके से सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा मिलेगी। अगर आपको एनसीईआरटी मंत्राना की ये कड़ी पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय, अपने सवाल हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और खोजते रहिए।